Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So how are you all? I hope you guys are doing well. तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. Those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो पहले हम न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है. तो कई सारे स्लाइड्स में हमने न्यूज़ को कवर किया है एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैंने जो न्यूज़ मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे ही, इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है. तो उन क्वेश्चंस में हम जब भी उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके आंसर के बाद जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है. तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. पहली न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स कैटेगरी से. क्या है ये न्यूज़? एशियन बिलियर्ड्स एंड वुमेन्स स्नूकर टाइटल्स इन द एशियन चैम्पियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया. तो बिलियर्ड्स का और स्नूकर का एशियन चैम्पियनशिप चल रहा था, ठीक है. बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों अलग अलग गेम्स है, ठीक है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है. पर इन दोनों ही स्पोर्ट्स का एशियन चैम्पियनशिप चल रहा था रियाद, सऊदी अरेबिया में, ठीक है. और फाइनल रिजल्ट क्या रहा? मेंस के कैटेगरी में बिलियर्ड्स में ध्रुव सितवाल ने हरा दिया पंकज अडवाणी जी को, ठीक है. पंकज अडवाणी रेनोल्ड बिलियर्ड्स प्लेयर है ना. तो इनको हरा दिया है किसने? ध्रुव सितवाल जी ने, ठीक है. वुमेन्स की कैटेगरी में अगर स्नूकर की बात करें तो किसने किसको हराया है? अनुपमा रामचंद्रन ने पंचया चिनोई को हराया है. तो ये दो टाइटल्स हमें इस एशियन चैम्पियनशिप में मिले हैं, ठीक है. तो अब आते हैं हम बिलियर्ड्स और स्नूकर्स के डिफरेंस में, ठीक है. टेबल का जो साइज़ होता है बिलियर्ड्स के केस में वो 10x5 फीट का होता है और स्नूकर के केस में 12x6 फीट का होता है, ठीक है. अगर बॉल्स की बात करें तो बिलियर्ड में सिर्फ 3 बॉल्स से खेला जाता है और स्नूकर में 22 बॉल्स होते हैं, ठीक है. गेम की बात करें तो बिलियर्ड्स में क्या होता है? ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट्स फॉर स्कोरिंग. तो 3 ही बॉल्स होते हैं, ठीक है. आप इन तीनों बॉल्स को किस कॉम्बिनेशन में शॉट लगाते हो उसके ऊपर आपको स्कोर्स दिए जाते हैं. और स्नूकर में, ठीक है, स्नूकर में आपके ऐसे ऐसे करके 22 बॉल्स होते हैं, है ना. आपके 22 बॉल्स होते हैं. तो वहाँ पे आपके और जो आपकी वहाँ पे टेबल होती है, स्नूकर की जो टेबल होती है वहाँ पे आपको 6 पॉकेट्स दिए जाती हैं, ठीक है. ऐसे 6 पॉकेट्स होती हैं. तो आप उनमें कैसे किस ऑर्डर में बॉल डालते हो उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है. तो ये था इन दोनों के गेम का डिफरेंस, ठीक है. अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं. द इंडियन टीम वन मेंस डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स टाइटल्स एट रिसेंटली कंडक्टेड एशियन स्क्वॉश डबल चैम्पियनशिप हेल्ड इन अरेना एमास इन जौहर मलेशिया, ठीक है. तो जौहर मलेशिया में स्क्वॉश चैम्पियनशिप चल रहा था. उसमें अभय सिंह जो हैं इन्होंने जीता है मेंस डबल्स कैटेगरी. और इनके जोड़ीदार कौन थे? डबल्स है तो कोई उनके साथ खेल रहा होगा ना. तो उनके जोड़ीदार कौन थे? वेलवन सेंथिल कुमार, ठीक है, वेलावन सेंथिल कुमार. तो इन दोनों ने मेंस का टाइटल जीता है, ठीक है. तो स्क्वॉश के गेम में तो याद रखना ये, ठीक है. अगली न्यूज़ है आपकी ग्रैंड प्री से, ठीक है. तो लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीत चुके हैं, ठीक है. अब 2024 में जो बाकी ग्रैंड प्रीज हुए हैं हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. जॉर्ज रसल जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है. मैक्स वर्स्टैपन ने. अब जो अलग नेम है ना उनको आप पढ़ लीजिए. सभी के सभी मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं. सिर्फ जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री हुआ है ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है. जॉर्ज रसल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है. और 4 लेके रखने किसको जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है. बाकी के सभी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीते हैं. आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट डेनमार्क से न्यूज़ आ रही है. डेनमार्क ने अश्वगंधा को बैन किया है और इस बैन के ऊपर हमारे जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि पता नहीं आपने किस बेसिस पे इसे बैन कर दिया है, बट आपने जो भी साइंटिफिक स्टडी की है डेनमार्क, ये आपने बहुत गलत तरीके से स्टडी किया है, ठीक है. अश्वगंधा एक हर्ब है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट हम कह सकते हैं, जो कि आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसका स्पेशल यूज़ होता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है.
जो भी आपके एज ए स्ट्रेस बस्टर ये काम करता है और इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाता है, ठीक है। तो डेनमार्क ने अश्वगंधा पे बैन लगा दिया है, यही न्यूज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली न्यूज़ पे। आरबीआई से आपकी न्यूज़ आ रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ऑल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, तो जो भी क्रेडिट कार्ड की आप बिल पेमेंट्स करते हो वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अब ना होते हुए भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम से होगी, ठीक है। अब भारत बिल पेमेंट्स सिस्टम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पर न्यूज़ को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। और ये रूल जो है जुलाई 1 से एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। दिस मूव इम्पैक्ट्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स फ्रॉम द बैंक्स हु विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। देखो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते थे ना, उन ऐप्स में आपको ऑफर्स मिलते थे कि अगर आप हमारे ऐप से बिल की पेमेंट करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ऑफ़र्स मिल जाएंगे, ठीक है, कूपन्स मिल जाएंगे। तो उस वजह से जो है सभी लोग भारत बिल पेमेंट्स का यूज़ नहीं करते थे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते थे। जैसे कि क्रेड हो गया, क्रेड बिल पेमेंट्स आपने सुना होगा, फ़ोनपे से कर देते थे, अमेज़ॉन पे से कर देते थे, बाकी ऐसे कई सारे ऐप्स यूज़ करते थे, ठीक है। अब उनको बीबीपीएस ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 34 ऑथोराइज्ड बैंक्स हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, उनमें से सिर्फ 12 बैंक्स ही थे जो बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते थे बिल पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब ये रूल अनिवार्य कर दिया गया है, तो अब सभी बैंक्स को बीबीपीएस ही यूज़ करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए, ठीक है। अब बीबीपीएस क्या है हम इसको समझ लेते हैं। इज़ एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा पोर्टल है जिससे आप अपने बिल्स की पेमेंट कर सकते हो इन इंडिया, ऑफरिंग इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर्स। इंटरऑपरेबल इज एक जगह से दूसरे जगह आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबल सर्विसेज, ईजी सर्विसेज कस्टमर्स को दी जाती हैं बिल पेमेंट के लिए, ठीक है। इसको लॉन्च एनपीसीआई ने किया था, पर इसका विजन जो था वो आरबीआई ने ही रखा था बीबीपीएस का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एन इंटरऑपरेबल यूनिफाइड बिल पेमेंट एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया। तो कहीं पे भी इंडिया में हो, आपको अच्छा बिल पेमेंट आपको करने में इजी हो जाए, तो इसी एम से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसकी कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एनकम्पासेस मल्टीपल पेमेंट चैनल्स लाइक बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको बैंकिंग की कोई भी पेमेंट्स करनी हो, नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड कोई पेमेंट्स करनी हो, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पेमेंट्स करनी हो, डीटीएच सर्विस हो गया, रिचार्ज हो गया, तो आप बीबीपीएस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने देखो बताया भी है कि कौन से बिल को आप पे कर सकते हो, जैसे कि यूटिलिटीज़ की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, वाटर आपके घर पे जो नल का कनेक्शन आता है उसका बिल आप पे कर सकते हो, गैस कनेक्शन का पे कर सकते हो, टेलीकॉम है ना, अपने रिचार्ज, मोबाइल रिचार्जेस कर सकते हो, डीटीएच के पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कई सारे बिल्स हैं जो कि आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी अगर अगर इसकी बात की जाए तो ये अलाउस कस्टमर्स टू पे बिल्स ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स और ऑफलाइन थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड बैंक्स। तो रिटेल आउटलेट्स एंड बैंक्स के ज़रिए भी आप इसे बीबीपीएस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ensures standard procedures for bill payment, enhancing convenience and reducing discrepancies। तो easy payment कर देता है बीपीएस प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करता है और ग्लिचेस को दूर करता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बिल के पेमेंट में उसको दूर करता है बीबीपीएस, ठीक है। सिक्योर प्लेटफॉर्म है और कस्टमर सपोर्ट भी दिया जाता है अगर कोई इशू होता है तो, ठीक है। बीबीपीएस एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाई बिल पेमेंट्स, मेकिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली फॉर कस्टमर्स अक्रॉस द इंडिया। तो यूज़र फ्रेंडली बिल पेमेंट सिस्टम हो, तो इस एम से बीबीपीएस को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगली न्यूज़ है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड, जो कि 2023 में ही पास की गई थी, दिसंबर 2023 में, और इसका एसेंट जो है प्रेसिडेंट ने 24 दिसंबर 2023 को दे दिया था, ठीक है। अब इस एक्ट से क्या होगा, एम्स टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो जो भी हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मिलती हैं उसका डेवलप करना, ठीक है, उसका एक्सपेंशन करना इंडिया में, ये सारा जो है इसी एक्ट के तहत अब आ जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम वो आपकी रेंज होती है ना, आपने ऑप्शन सुने होंगे, 4G स्पेक्ट्रम हुआ, 5G सर्विसेज का स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया, तो वो रेंज कितनी अलॉट करनी है किस नेटवर्क ऑपरेटर को,
वो सब अब इसी एक्ट के तहत देखा जाएगा, ठीक है। इट रिप्लेस्ड, अब इस एक्ट ने किस बाकी दूसरे एक्ट्स को रिप्लेस किया है? टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। तो इन सारे एक्ट्स को इस एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है। बिकॉज देखो ये सारे है ना ब्रिटिश के टाइम के एक्ट्स थे, आज के टाइम के इंडिया पे ये सूट नहीं करते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और पहले क्या होता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में, यूएसएफओ में एक क्या होता है, आपकी फ़ीस लगाई दी जाती थी। सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कुछ 5% जो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है उस उनके रेवेन्यू का 5% इस फंड में दिया जाता था, ताकि रूरल एरियाज़ में, बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, ये सारी चीज़ों को करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता था। अब जो है इस फंड को बंद करके भारत निधि करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म पे सभी जो आपकी वो फंडिंग है इस भारत निधि में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। अब यूएसएफओ बंद हो जाएगा, भारत निधि में सब कुछ स्टोर हो जाएगा जो भी फंडिंग के तौर पे पैसा आ रहा है, ठीक है। और इससे फिर रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, बाकी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो भारत निधि अब यूएसओएफ का प्लेस लेगी, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है, Tarahakara has become the first Gram Panchayat in Alappuzha and one of the first in Kerala to update and publish a comprehensive People's Biodiversity Register with the involvement of local communities. तो देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अनुसार ये कंपलसरी है कि आपको पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना है एट द लोकल लेवल टू डॉक्यूमेंट एज वेल एज सेफगार्ड बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज, ठीक है। तो जो भी आपके बायो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी आपके एरिया में जो जो है, फ्लोरा फाउना, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स, इन शॉर्ट, उन सब को आपके पास डिटेल होने चाहिए कि आपके लोकेलिटी में क्या कुछ उगता है, किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, ताकि उस नॉलेज को संग्रहित किया जाए और उस पर पॉलिसीज़ बनाई जा सकें, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत ये कंपलसरी है कि लोकल लेवल पे बनाना है। तो पहला बन गया है ग्राम पंचायत केरला का पहला ग्राम पंचायत बन गया है तरहकारा, जिसने इस रजिस्टर को प्रिपेयर किया है एज पर दिस एक्ट, ठीक है। न्यूज़ क्लियर हो गई। अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना, ठीक है। फ्लोरा फौना आपने समझा ना, एनिमल्स जो भी आपके होते हैं, है ना, तो उसको हम फौना कहते हैं। जो फ्लावर्स, प्लांट्स, इन सब की स्पीसीज़ होती हैं हम इनको फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। इंडिया ने किसका लिस्ट बनाया है? फौना, एनिमल्स का, ठीक है। इंडिया में जितने तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं उसकी लिस्ट बना दी है इंडिया ने, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है इसके ऊपर, विच इज़ मेजर स्टेप टूवर्ड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर क्या पॉलिसीज़ बनाई जा सके ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए ये जो पोर्टल है या फिर ये लिस्ट है ये बनाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स कलेक्शन लिस्ट ऑफ, तो इसमें कितने स्पीसीज, कितने तरीके के एनिमल्स को लिस्ट किया गया है? 1,04,561 इतने एनिमल्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। द लॉन्च टुक प्लेस इन कोलकाता, ये कोलकाता में लॉन्च किया गया ऑन 109th फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109वां फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस था, तो इसी मौके पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और इस इवेंट को किसने लीड किया था? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने इस इवेंट को लीड किया, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है यूके से। यूके की पहली फाइनेंस मिनिस्टर, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं रैशल रीव्स, ठीक है। तो इतने सालों में देखो अब जाके यूके को पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर मिली है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? लेबर पार्टी से। अब हाल ही में इलेक्शन हुए थे, कीर स्टार्मर जो हैं वो यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब उन्होंने जब अपना कैबिनेट का विस्तार किया, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है।
ओके, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। जो माउंट एटिना है, इटली में ये स्थित है। और जो माउंट एंड द स्मॉलर स्ट्रैम्बोई वोल्केनो, ठीक है, माउंट एटिना ये एक वोल्केनो है और स्ट्रैम्बोर्ली वोल्केनो है, जो दोनों ही जो हैं वो अब इरप्ट हो चुके हैं। ये दोनों ही वोल्केनोज जो हैं ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑन द अर्थ माने जाते हैं, ठीक है। माउंट एटेना की बात करें तो ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। इट रिकॉर्डेड वोल्केनिक एक्टिविटी डेट बैक्स टू 1500 BC बिफोर क्राइस्ट। तो 1500 बिफोर क्राइस्ट पीरियड से ये एक्टिव है, मतलब तब से फटता ही जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे ये फटते रहता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिलिसी। सिलिसी जो कि इटली में है, इटली के ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। आपको डायरेक्शंस पता होगा ना, नॉर्थ, साउथ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है ये? ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, इटली के ईस्टर्न कोस्ट पे। नेक्स्ट, इट is the highest Mediterranean island mountain and most active stratovolcano। stratovolcano वो होते हैं जिनकी जो बहुत सारे जो स्टीप शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। वेट, मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ ऐसे वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, जो जिनकी शेप ना ऐसे स्टीप होती है। और एक वोल्केनोज जो होते हैं वो निचले स्तर पे ही होते हैं, ठीक है। एक वोल्केनोज कुछ ऐसे होते हैं आपके, ये स्ट्रैटो नहीं कहते हैं। स्ट्रैटो वो होते हैं जो ऐसे स्टीप होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट 3326 मीटर्स हाई। तो इस वोल्केनो की जो हाइट है ये इतनी हाइट है एंड हाईएस्ट पीक इन इटली साउथ ऑफ द एल्प्स। तो इस रीजन में ये वन ऑफ द हाईएस्ट है, ठीक है। अगली न्यूज़, 197 कम्युनिकेशन है ना, जो ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, owns the brand Paytm, has rolled out Paytm Health Sathi, an exclusive health and income protection plan for merchant partners। तो Paytm के जो merchant partners हैं, मतलब जो डीलर्स हैं, ठीक है, जो Paytm के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, तो उनके लिए एक ये हेल्थ साथी पोर्टल लॉन्च किया है ताकि इनके मर्चेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं अब। विच इज़ नॉट द फॉलोइंग ट्रू अबाउट माउंट एटेना। तो माउंट एटेना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। इट इज़ यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, ये बात तो सही है। इट इज़ हाईएस्ट पीक इन इटली साउथ ऑफ द एल्प्स, तो इस रीजन का ये हाईएस्ट है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और इट इज़ रिकॉर्डेड वोल्केनिक एक्टिविटी डेट बैक्स टू 1500 BC से ये फटते चला आ रहा है, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सिल्सी, इटली। क्या ये वेस्टर्न कोस्ट पे था? नहीं, हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करके बताए थे, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिल्सी, इटली के पास है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। तो आपका सी जो है ये गलत है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये नॉट ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वन द ब्रिटिश ग्रैंड प्री इन 2024। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मिक्का माइंस हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशन जो है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है किस स्टेट के मिक्का माइंस को कि अब उनमें बिल्कुल भी बच्चे काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड के मिक्का माइंस में अब कोई भी चाइल्ड काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1.31 करोड़। तो इतने अमाउंट की आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टन डायरेक्शंस रिलेटेड टू केवाईसी एंड लोन्स एंड एडवांसेस इन जुलाई 2024। तो हाल ही में जुलाई 2024 में ही किस बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है? बिकॉज उन्होंने केवाईसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था और उनके लोन्स एंड एडवांसेस के जो प्रोसीजर है उसको भी आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो नहीं किया था। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन समर्थ इनिशिएटिव, एन इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द एजेंसी इकोसिस्टम। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5, LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इस
स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो भी एजेंट्स हैं LIC के उनको अपग्रेड किया जाएगा टेक्नोलॉजिकली, जो भी एडवांसमेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और पॉलिसीज़ भी जो हैं कैसे वो डील करना चाहिए उनको, मतलब इन शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी उनके एजेंट्स को ताकि वो अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। एंड मैंने सारे सेक्टर्स में से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बैंकिंग हो, सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, डिफेंस हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा। तो ज़रूर से शेयर करिएगा सेशन को, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।